नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 10 बज चुके हैं और 10 बड़ी खबरें आज दिन की क्या रही हैं उस 10 रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले झलक देख लीजिए आप। और पहली खबर होगी तीसरी कसम का कौन बनेगा साक्षी। तीसरी कसम यानी कि नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ, इसको लेकर आपको पूरी स्टोरी बताएंगे। दूसरी खबर है संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी चुन ली गई हैं, क्या होता है इसका मतलब और सोनिया गांधी की अगली भूमिका क्या होगी, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर होगी राहुल गांधी पर यकीन है, ये बात कौन कह रहा है और राहुल गांधी को कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये बात खबर भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर होगी तीसरी बार एनडीए सरकार, कांग्रेस का विश्वास बरकरार, किस पर विश्वास कांग्रेस कर रही है ये भी आपको बताएंगे। पांचवी बड़ी खबर होगी छत्तीसगढ़ से, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दांव निकलकर सामने आ रहे हैं। दोनों पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन कब होंगे निकाय चुनाव बताएंगे आपको पांचवी खबर में। छठवीं खबर है आरक्षण पर आर पार को लेकर, यह आरक्षण का नया शगुफा कहां से निकलकर सामने आया है यह भी आपको बताएंगे। सातवीं बड़ी खबर होगी नीट के नतीजों पर घमासान को लेकर, देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, नीट के नतीजों पर घमासान क्यों मचा हुआ है यह भी आपको बताएंगे। आठवीं बड़ी खबर होगी जिसका इंतजार आपको है, कल पाकिस्तान में फिर से टीवी फूटने जा रही है, क्योंकि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वर्ल्ड कप का। पूरी खबर आपको बताएंगे, पुराना इतिहास भी दोहराएंगे। मोदी की टीम में कौन कौन होने जा रहा है यह भी अपने आप में बड़ी खबर है, इसको लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है और आपको बताएंगे कौन से बड़े चेहरे संभावित हैं। 10वीं खबर होगी कब होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार, ये आपको बताएंगे कि कब संभावना मध्य प्रदेश में बन रही है। तो इतनी तमाम 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हम, और आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर की जिस पर आपकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐतिहासिक दिन है 9 जून, और 9 जून को शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रही हैं। 2014-2019 के बाद यह तीसरा मौका होगा कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, विदेशों से मेहमान इस बार फिर से बुलाए गए हैं, लेकिन क्या खास रहेगा शपथ में, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, वो है मेरी भारत माता। 2014, 2019 और अब 2024 देश की जनता लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ लेते देखने के लिए बेहद उत्सुक है। नई सरकार से उम्मीद वही है जो उसके लक्षण दिख रहे थे, जो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी कभी फेल नहीं होगी, ऐसा लोग मानते हैं जिनने वोट दिया है, और उनका पिछला कार्यकाल भी ये बता रहा था कि मोदी की जो गारंटी होती है वो पूरा करते हैं। एक केवल मोदी लहर थी, मोदी की गारंटी चली है, मोदी के काम को देखा गया है, और आने वाले समय में ही मोदी को ही देखने वाले हैं अगले 5 साल और। उन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया और एक बार साबित कर दिया है कि ये देश के विकास में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। तो इसमें 2 फैक्टर काम किए, एक मोदी फैक्टर और दूसरा शिवराज का जो है जो पिछला कार्यकाल था वो अपने आप में उसको डिसाइड किया। 9 जून 2024 शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। जाहिर है इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। देश विदेश से समारोह में लोग शिरकत करेंगे और समारोह में देश सेवा में योगदान देने वाले लोग भी नजर आएंगे। साथ ही विदेशी मेहमानों में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू शामिल हो रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि पिछले 2 शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल हुआ था। साल 2014 में पीएम मोदी ने पड़ोसी देशों तक पहुंचने की एक बड़ी पहल की थी। 2014 में कौन कौन हुए थे शामिल? सार्क देश के नेता, तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने लिया था हिस्सा। पड़ोसी देशों को साधने की कोशिश। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी BIMSTEC के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था। 2019 में कौन कौन हुआ शामिल? BIMSTEC के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया। 7 देश के नेता हुए शामिल। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार के नेता हुए शामिल। नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के नेता भी हुए शामिल। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं।
मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। अब देखना होगा कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह कितना खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो फिर सरकार बनी एनडीए की। अब प्रधानमंत्री मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। आज संसदीय दल की कांग्रेस ने बैठक बुलाई। तमाम कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद इस बैठक में शामिल हुए। सोनिया गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी भी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। और इस बैठक में संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को चुना गया है। क्या ये पद होता है, कितना खास है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई जान फूंक दी है। पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में नया जोश देखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से लगातार बैठकें भी हो रही हैं। इस बीच सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष के तौर पर फिर से चुन लिया गया है। शनिवार शाम हुई संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को संसदीय दल के प्रमुख के तौर पर चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से सहमति होकर इस पर मुहर लगा दी। वो सैल्यूट करता हूँ, ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे। हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने में भी यही भावना उभर के सामने आई कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए देश को एक मजबूत विपक्ष और एक आने वाले समय का मजबूत विकल्प देने का। सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल की नेता बनी है, यानी अब कांग्रेस की तरफ से होने वाले सारे निर्णय उनकी निगरानी में होंगे। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने के प्रस्ताव पर भी सोनिया गांधी ही निर्णय लेगी। इससे पहले भी सोनिया गांधी ही कांग्रेस की संसदीय दल की नेता चुनी गई थी। सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वमान्य और वरिष्ठ नेता हैं, लिहाजा उनके नाम पर मुहर लगनी पहले से ही तय मानी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस की आज बैठकों पर बैठकें हुई। संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें सोनिया गांधी को संसदीय दल की नेता चुन ली गई हैं वो, लेकिन उससे पहले CWC की बैठक भी बुलाई गई कांग्रेस के द्वारा, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। देश भर के कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए और 2024 के परिणाम को लेकर मंथन हुआ। किस राज्य में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, कहां पर कमजोर साबित हुई कांग्रेस, इसको लेकर मंथन भी हुआ और एक प्रस्ताव पास हुआ। वो प्रस्ताव था राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने को लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सहमति भी दिखाई है। सांसदों ने कहा है कि विपक्ष में नेता तो लोकसभा का राहुल गांधी को ही बनना चाहिए। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में हुई। आज हुई इस बैठक में देश भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे। मध्य प्रदेश से भी PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आज हुई इस बैठक में कांग्रेस ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी मंथन किया। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुनने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि राहुल ने पद संभालने को लेकर सोच समझकर जवाब देने के लिए कहा है। वहीं जीतू पटवारी ने बताया है कि आज राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने के लिए सभी सांसदों ने सहमति दी है। क्या रहा विशेष? आज CWC की मीटिंग में सर्वसम्मति से राहुल जी के लिए सबने बात की है, वो बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। साथ ही उमंग सिंघार ने बताया कि आज हुई इस बैठक में क्या क्या हुआ। उधर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष भी यहां पहुंचे और कहा कि सभी नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। राहुल गांधी को विपक्ष बिल्कुल हम लोगों ने पूरे वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव रखे कि माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा के नेता विपक्ष का संभाले और कांग्रेस का नेतृत्व करें। कुल मिलाकर आज हुई CWC की बैठक में राहुल गांधी से लोकसभा में नेता विपक्ष बनने की मांग की गई है, जिस पर राहुल ने कहा है कि सोच समझकर निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देश में एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने देश में अगले 6 महीने से 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव होने की संभावना जताई है। कांग्रेस को क्यों लगता है कि चुनाव जल्दी से दोबारा होंगे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एनडीए के घटक दलों की पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने एक सुर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्वीकार करते हुए अपना अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। उधर छत्तीसगढ़ में मध्यावधि चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए कह दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि एनडीए की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। तो समझ लो, आज चुनाव जरूर हारे हम, लेकिन तैयार रहना है। ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। तैयार रहे, सरकार बनेगी, झगड़ा शुरू हो गए। उधर मध्य प्रदेश में भी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भूपेश बघेल के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार को लूली और लंगड़ी बताया है। लूली लंगड़ी सरकार बनेगी, लूली लंगड़ी सरकार बनेगी। हमने ये साबित कर दिया कि मोदी जी का जो 400 पार वो बिल्कुल एक हवा में उड़ गया। तो मोदी जी जो बहुत अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। वहीं वो लोग पहले 50 के नीचे से दायरे में नीचे रहे, फिर 50 को आंकड़ा को पार नहीं कर पाए, इस बार भी डबल डिजिट में रह गए हैं और उसके बाद खुश हो रहे हैं। ये तो वैसी ही बात है, जो बच्चा लगातार सप्लीमेंट्री आता रहता है और 3rd डिवीज़न में कभी कभी पास होता रहता है, वो गलती से इस बार 2nd डिवीज़न में पास हो गया है, उसी से खुश हैं। चलिए अब देश के चुनाव से निकलिए और छत्तीसगढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को तैयारियों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दांव दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि इस बार भी हम जीतेगी, जहां बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम भी जीतेंगे। दोनों ही पार्टियों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन दावा मजबूत है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने निकाय और उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय नेताओं पर निकाय चुनाव का जिम्मा होता है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। इसलिए राजनीतिक दल अलग अलग बैठकें करके अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की हिदायत दे रहे हैं। जिला और ब्लॉक अध्यक्ष वार्डवार बैठक ले रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए पार्टियां तैयार। 48 नगर पालिका परिषद है। प्रदेश भर में 122 नगर पंचायत है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की उठापटक शुरू हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव में भी विकास के साथ अन्य मुद्दे हावी रहेंगे। बीजेपी अपनी सरकार के 4 महीनों के काम को दिखाएगी। कांग्रेस ने भी निकाय और उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। रणनीति बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस बैठकें कर रही है। सक्रिय नेताओं की सूची तैयार हो रही है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को गति मिलेगी और इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अव्वल हो, उसकी रणनीति बनेगी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की भी तैयारियां शुरू हो गई है। हमने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है प्रदेश मुख्यालय से कि हर एक वार्डों की बैठक आयोजित की जाए और जो
जो लोग सक्रिय हैं उनकी सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम भी घोषित किया है। वहीं कांग्रेस की तैयारियों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि कांग्रेस के दावे खोखले हैं। राजनीति में दावे सत्यता के करीब होने चाहिए। शपथ के बाद तैयारियां फौरन शुरू कर दी जाएंगी। देखिए, कांग्रेस के दावे खोखले हैं। कहना है तो कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। एक राजनीति के क्षेत्र में जब हम जनता के बीच में जाते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसमें कुछ सत्यता के करीब होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 100% सत्य हो, लेकिन सत्यता के करीब होना चाहिए। निकाय चुनाव में जाने से पहले ही राजनीतिक दलों के दावों का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस इस बार चुनाव में बाजी मारने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी इस बार हैट्रिक की तैयारी कर रही है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर दिया है। अब किसके जीत के कितने दावे सच निकलते हैं, ये तो निकाय चुनाव के परिणाम में ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आइए अब बात करते हैं आरक्षण की। पिछड़े वर्गों को हक और अधिकार दिलाने का दावा हर सरकार करती है। चुनावी मौसम में ये दावा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा ही विवाद जुड़ा हुआ है जो कि 13 सालों से सुलझ ही नहीं पाया है। अब विष्णु सरकार इस विवाद को निपटाने के लिए 8 सदस्यों की समिति का गठन कर चुकी है। समिति आरक्षण से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को समझकर 2 साल के अंदर सरकार को सुझाव देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था 10 साल के लिए की थी, ताकि समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता ला सके और सामाजिक अन्याय से समाज को बचाया जा सके। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा से ही इस आरक्षण को बढ़ाने और घटाने को लेकर आपस में भिड़ती रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही है। साल 2011 में शुरू हुआ आरक्षण विवाद आज भी थम नहीं पाया है, लेकिन अब विवाद के निपटारे के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। कमेटी का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को बनाया गया, तो वहीं कमेटी में विधायक गोमती साय, विधायक गुरु खुशवंत साहे, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा, एक सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और एक आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के सचिव को रखा गया है। कमेटी अगले 2 सालों पर आरक्षण पर अध्ययन कर सरकार को अपना सुझाव देगी। बहुत सारे मुद्दे, चाहे आरक्षण का हो, चाहे पदोन्नति का हो, वो विषय जस का तस पड़ा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे विशेष ध्यान देते हुए त्वरित निर्णय कर एक समिति का गठन किया है। दरअसल रमन सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रदेश की आबादी के हिसाब से सरकार ने आरक्षण का रोस्टर जारी किया था, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति को 20 की जगह 32%, तो अनुसूचित जाति को 16 की जगह 12% और ओबीसी को 14% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। इससे आरक्षण का दायरा संविधान द्वारा निर्धारित 50% से ज्यादा हो गया था। उसी साल राज्य में हंगामा होने के बाद से राज्य सरकार के फैसले को बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। एक दशक के बाद 2022 में हाईकोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक बताकर नकार दिया था। तत्कालीन समय में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तब कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में 1 दिसंबर 2022 को गहमा गहमी के बीच आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। इस विधेयक के बाद से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। भूपेश बघेल की सरकार ने आरक्षण विधेयक पारित कराकर राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा था, जिसके बाद से मामला अभी भी अटका हुआ है और अब सरकार ने 8 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है। वही समिति गठन करने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि चलिए सरकार ने इस मसले पर निर्णय तो लिया, लेकिन 2 साल का समय संदेह पैदा करता है। समिति को 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री
अमरजीत भगत ने भी कहा है कि रिपोर्ट को जल्द से जल्द सौंपकर 32% अनुसूचित जनजाति को, ओबीसी को 27% और अनुसूचित जाति को 13% का आरक्षण देना चाहिए। सरकार को बहुत धन्यवाद कि वो कम से कम इसमें संज्ञान लेकर के कमेटी गठित करी है। संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि इसका कार्यकाल 2 साल का रखा गया है। जब पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें आरक्षण विधेयक पारित कर दिया है, केवल राज्यपाल के यहाँ इसको अनुमति देने की आवश्यकता है। इसको जो 2 साल की है उसको 6 महीना के अंदर करें। देखिए, आदिवासी वर्ग का 32%, अनुसूचित जाति का 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो 27%। आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीतिक तू मैं का सबसे बड़ा मुद्दा था, जहां कांग्रेस बीजेपी राज्यपाल पर हस्ताक्षर न करने का दबाव बनाने का आरोप लगाती रही, तो वहीं कांग्रेस पर बीजेपी गलत तरीके से आरक्षण देने का आरोप लगाकर पलटवार करती रही। रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे बात करेंगे नीट की, क्योंकि जब से परिणाम आया है तब से इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नीट के रिजल्ट के बाद तमाम छात्र सड़कों पर उतरे और मोर्चा खोल दिया। देखिए इस रिपोर्ट को। नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को जारी किए गए, उसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में नीट के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। एक कोचिंग टीचर ने तो एनटीए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, हम लोग एनटीए को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जितनी भी तरह के जो यहाँ पर धांधली हुई है, जिस तरह से नंबरिंग हुई है, वो पूरी तरह से हमें क्लियर करें, पारदर्शिता के साथ में क्लियर करें। सबसे पहली बात, 720 नंबर में 67 स्टूडेंट आए हैं, जो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। 1, 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं 720 में, लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि टोटल 720 में 67 स्टूडेंट है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर का पेपर का लेवल और इस साल का पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, तो आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो कि इस साल का पेपर इजी था इसलिए कट ऑफ हायर गया। इस साल 24 लाख से आपने ग्रेस मार्क्स दिए, किस हिसाब से दिए? आपने खुद जारी किया था कि अगर पेपर लेट होता है 10 मिनट बढ़ा दिए जाएंगे। आप 10 मिनट के 40 मार्क्स दे रहे हो। कोई बच्चा -80 पे आ रहा है, वो -20 पे आ गया है, मतलब 60 नंबर ग्रेस मिले। एक बच्चे के आ रहे 658 नंबर, वो डायरेक्ट 718 पे जा रहा है। 718 नंबर कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन छोड़ेगा तो 716 आएंगे, एक क्वेश्चन गलत करेगा तो 715 आएंगे। 718 719 नंबर इम्पॉसिबल है, कभी नहीं आ सकते, 720 आ सकते हैं। एनटीए ने बताया है कि उसने उम्मीदवारों को उनकी उत्तर देने की क्षमता और खोए हुए समय के आधार पर मुआवजे के तौर पर ये अंक दिए हैं, जो उम्मीदवारों को तार्किक नहीं लग रहा। शिक्षा पर एक बार फिर राजनीति तेज हो रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर है हरियाणा के पानीपत से, जहां पर एक रेस्टोरेंट में एक महिला बड़े आराम से अपने खाने का इंतजार कर रही थी कि खाना आए और वो खाना खाए, लेकिन एक इंसान जो है हेलमेट लगाकर, टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा था कि महिला जैसी ही बातों में खोए उसकी चैन लेकर चला जाए। तस्वीर आपके सामने है, आप देखेंगे हेलमेट लगाया हुआ ये शख्स बहुत देर तक इंतजार करता है और उसके बाद उस महिला के पास जाकर गले से चैन छीनकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी में चैन स्नैचर की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसके बाद अब ये वायरल भी हो रही हैं। चैन स्नैचर की एक करतूत सीसीटीवी में सामने आई है। फिलहाल महिला ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।